नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बांग्लादेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं न केवल भारत के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और खास तौर पर दक्षिण एशिया के लिए तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश के लिए ही परेशानी का सबब है वो सब कुछ जो अभी भी हो रहा है। शेख हसीना वाजेद को हटाया गया, वो इंडिया आ गई और उसके बाद वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बना दी गई। उस समय बहुत सारा बावेला हुआ, शेख हसीना के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गोलियां चलवाई और गोलियां चली भी थी। जो भीड़ निकली थी, छात्रों की भीड़ खास तौर पर निकली थी, उस पर गोलियां चली थी, काफी लोग मारे गए थे, अफरा तफरी का माहौल बना था। लेकिन उसके बाद जब एक बार मोहम्मद यूनुस को उन्होंने कुर्सी पर बिठा दिया और यह एकदम क्लियर हो गया कि इन सब के पीछे असल में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका यूनुस को बिठाना चाहता था, यूनुस अमेरिका जाकर थैंक यू भी बोल आए थे। तो यह लगा था कि चलो जो भी है, लेकिन अब वहां पर शांति हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश उसके बाद से ही लगातार जल रहा है। अगर यह कहें कि बांग्लादेश में कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब कोई बड़ी घटना ना हो, तो यह कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। अभी हाल में मैंने आपको वीडियो किया भी था, बताया भी था कि उस्मान हादी नाम के एक नेता की हत्या हो गई। वो प्रचार कर रहे थे और उनको गोली मार दी गई। उस्मान हादी जो है वो शेख हसीना के खिलाफ जो वहां मूवमेंट चला है, एहतजाज चला है, उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने सड़क पर उतरकर शेख हसीना का विरोध किया था। इंकलाब मंच जो बना हुआ था, और ये इंकलाब मंच बेसिकली शेख हसीना के खिलाफ और अवामी लीग के खिलाफ बना था, उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जा रहे थे। मजेदार बात यह है कि इन लोगों ने शेख हसीना को हटाया, लेकिन इंकलाब मंच को ही बैन कर दिया गया इस बात के लिए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरअसल वहां इलेक्शन होने वाला है और मजेदार इलेक्शन है। उस इलेक्शन में शेख हसीना वाजेद की जो पार्टी है अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया है। अब तक का इतिहास है कि चुनाव में हारे या जीते अवामी लीग को 30 से 40% वोट मिलते रहे हैं। तो एक ऐसी पार्टी जिसको 30 से 40% लोगों का समर्थन प्राप्त है, उसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा क्या किया गया है, इंकलाब मंच जो शेख हसीना के खिलाफ खड़ा हुआ था, जिसकी बड़ी भूमिका है शेख हसीना को हटाने में, उस इंकलाब मंच को भी बैन कर दिया गया है। वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जो उस्मान हादी हैं, ये ढाका की किसी सीट से निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे थे, इनकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया है। मतलब वो सारी पार्टियां जिनके पास कोई जनाधार है, जिनको वोट मिलता है, जिनके साथ वहां की आवाम है, उसको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। इसका मतलब बहुत साफ है कि यूनुस अपने पसंद की सरकार बनाना चाहते हैं। दरअसल यूनुस और चाइना दोनों चाहते हैं कि वहां पर जमाते इस्लामी पावर में आ जाए, जबकि हकीकत यह है कि जमाते इस्लामी को कभी 5, 7, 8% से ज्यादा वोट वहां नहीं मिले हैं। यानी जिस जमाते इस्लामी को सिर्फ 5 से 8% का वहां पर समर्थन है, उसकी सरकार बनवाने के लिए जिन पार्टियों का व्यापक जनाधार है, उन पार्टियों को बैन कर दिया गया है इलेक्शन लड़ने से। शेख हसीना के बेटे हैं सबीज वाजेद। सबीज वाजेद अमेरिका में रहते हैं और इंडियन एक्सप्रेस ने कल उनसे एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू को छापा था। उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी पार्टियों को जिस तरह से बैन किया गया है, बांग्लादेश की जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करने वाली और बहुत जल्दी वहां कुछ बड़ा हो सकता है। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन बांग्लादेश में दो चीजें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। पहला, कट्टरपंथी ताकतें जो वहां की हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें, वो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, जमाते इस्लामी और इस तरह के संगठन, वो बेहद मजबूत हो रहे हैं। सत्ता में उनका प्रभाव, उनका असर बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये कि वहां पर भारत विरोधी प्रचार जो है, भारत के खिलाफ आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे बहुत मजेदार है कि अभी 2-3 दिन बीते हैं, इसी महीने में वो दिन था जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। बांग्लादेश की आर्मी ने बाकायदा उसको सेलिब्रेट भी किया कि हमने आजादी ली थी, हमने पाकिस्तान को हराया था। और वो ये भूल गए कि अगर हिंदुस्तान का साथ नहीं मिला होता, अगर इंदिरा गांधी ने साथ नहीं दिया होता, अगर इंडियन आर्मी वहां नहीं पहुंची होती, तो पाकिस्तान ने इनको किस बुरी तरह से कुचला होता। जो कुछ वो वहां पे कर रहा था,
जिस तरह से बंगालियों की लगातार हत्या कर रहा था, बंगाली औरतों का जिना कर रहा था, लगातार लोगों को मार रहा था पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान ने मदद नहीं की होती, अगर हिंदुस्तान की सेना उस समय खड़ी नहीं होती बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश कभी आजाद मुल्क नहीं बन पाता, आज भी पाकिस्तान का गुलाम पूर्वी बंगाल बनकर रह जाता। ये सब भूल गए हैं और थोड़े से लोग, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी भूल गए हैं, बांग्लादेश में 50% से ज्यादा लोग बीएनपी का समर्थन करते हैं या फिर अवामी लीग का समर्थन करते हैं, और ये सब भारत को दोस्त बनाना चाहते हैं, ये सब भारत के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन जमात इस्लामी जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और थोड़े से कट्टरपंथी लोग जिनके हाथ में यूनुस खेल रहा है, ये लगातार वहां पर भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं, और इसमें चाइना के रोल से भी इंकार नहीं किया जा सकता है, जहां जमात इस्लामी के लोग अभी गए थे। और इसके चलते जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो बेहद भयानक हैं। अभी बीबीसी बांग्ला ने इस घटना की पुष्टि की है। इस घटना में कोई अतिरेक नहीं है, इस घटना कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताई जा रही है कि धर्म का अपमान करने का आरोप लगाकर लोगों का एक ग्रुप जाता है और हिंदू युवक को, एक हिंदू लड़का था दीपू चंद्र दास, उसको पीट पीट कर मार डालता है, उसको नंगा करके एक पेड़ से लटका देता है और उसके बाद उसके शरीर से आग लगा देता है। हम हिंदुस्तान में जब किसी मुसलमान की लिंचिंग होती है तो उसका खुला विरोध करते हैं, एकदम साफ कहते हैं कि यह गलत है, एकदम साफ उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगर एक हिंदू लड़के की लिंचिंग हो रही है तो क्या उस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगर हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के बारे में हम लगातार बात करते हैं, उनकी बराबरी के बारे में हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश में जो लोग सत्ता के करीब पहुंचे हैं, जो लोग बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, जो लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब फिर से लेके जाना चाहते हैं, उसी पाकिस्तान के करीब जिस पाकिस्तान ने बंगालियों की खुली हत्या की थी, जबरदस्त हत्या की थी, और इस चक्कर में वहां जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, एक हिंदू लड़के को पीट पीट कर मार डाल रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण किया, जिस शेख मुजीबुर रहमान की वजह से बांग्लादेश बना, उनके घर पर हमला किया गया। उसके अलावा प्रोथोम आलो और डेली स्टार अखबारों के दफ्तरों पर हमला किया गया, छाया नट संस्कृति भवन पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और इमारतों को आग लगा दी गई। इसके अलावा चटगांव, राजशाही और कई अलग इलाकों पर, अलग अलग जगहों पर हमला किए गए। धानमंडी 32 का, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर शेख मुजीब का घर है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है, और इसके बाद वहां लगातार अफरा तफरी के हालात बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2024 को भी इस घर में तोड़फोड़ हुई थी, कई चीजों को आग लगा दी गई थी। यानी जिस आदमी ने बांग्लादेश बनाया, जो आदमी पाकिस्तान की जेलों में रहा, जिसने लड़ाई लड़ी, जिसके ऊपर खतरा था कि पाकिस्तान कभी भी गोली मार सकता है या फांसी दे सकता है, हिंदुस्तान और दुनिया का प्रेशर नहीं रहा होता तो शेख मुजीब को मार दिया गया होता, उस आदमी के घर पे आग लगाई जा रही है। वैसे कौन सी पुरानी बात है, शेख मुजीब और उनकी पूरी फैमिली मार दी गई थी इसी बांग्लादेश में। यह भी अजीबो गरीब है कि जिस आदमी ने बांग्लादेश की स्थापना की, जिस आदमी की वजह से बांग्लादेश वजूद में आया, उसी आदमी के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई बांग्लादेश में। यह कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। शेख हसीना और उनकी बहन उस समय जर्मनी में थी, इसलिए बच गई, और आज फिर वैसे ही हालात पैदा कर दिए गए। सबसे बड़ी बात है कि इन हालात का फायदा बांग्लादेश को क्या होना है? ठीक है, चाइना अभी उनके लिए काफी मददगार बना हुआ है। मोंगला पोर्ट का विस्तार हो, लालमोनिरहाट एयर बेस हो, या पेकुआ में सबमरीन बेस जो कुछ बना है, उसमें चाइना काफी मदद कर रहा है। चाइना मदद कर रहा है, यह अच्छी बात है। भूल जाइए आप कि 1971 में पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, इस बात को आप भूल जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या सिर्फ चाइना की मदद से बांग्लादेश का काम चल जाएगा? बांग्लादेश में लगातार धमकियां हो रही हैं, भारत के टुकड़े करने की धमकियां दी जा रही हैं। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा 7 सिस्टर्स का इलाका है, जो 7 प्रदेश हैं हमारे, उनको काट देने की बात हो रही है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश और चाइना की बाउंड्री में बहुत छोटा सा एक इलाका बनता है हिंदुस्तान के नक्शे में, जो हिंदुस्तान को, बाकी हिंदुस्तान को 7 सिस्टर्स के साथ जोड़ता है, उसको काट देने की बात हो रही है। ये सारी बात हो रही है।
हिंदुस्तान के खिलाफ दुनिया भर की भावनाएं वहां पर भड़काई जा रही हैं। देखिए, एक बात तो मैं बहुत साफ कहता हूं, और यह बात कहने में ना मुझे डर लगता है ना कोई शर्म आती है, कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की नौटंकी लगातार पिछले 10-11 साल से चल रही है, कभी लिंचिंग होती है, कभी एक मुख्यमंत्री जो है वो एक महिला का हिजाब खींचने की कोशिश करता है, कभी कोई घटिया बयान आता है, दुनिया भर के तमाशे जो हमारे यहां चल रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचते हैं। आपको मैंने बताया था कि नीतीश के जो वो हिजाब खींचने वाली घटना थी, ना केवल अरब के तमाम अखबारों में पब्लिश हुई थी, बल्कि अरब में जेर बहस बनी हुई है, और भी दूसरे जो इस्लामिक मुल्क हैं उनमें जेर बहस बनी होगी। ये सारी खबरें जब बाहर जाती हैं तो भारत की इमेज खराब होती है। तो खास तौर पर इस्लामिक देशों में, या जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, उन देशों में जो भारत विरोधी भावनाएं भड़की हैं, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या दूसरे मुल्क हो, उनके पीछे बहुत बड़ा रोल तो नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नीतियां हैं उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को तो मैं बहुत साफ मानता हूं। लेकिन अगर इन मुल्कों को लगता है कि चाइना इनका अपना हो सकता है, अगर इन मुल्कों को लगता है कि चाइना इनके लिए अपनी आर्मी भेज सकता है, अगर इन मुल्कों को लगता है कि चाइना इनका विकास कर सकता है, तो इनको एक बार चाइना का इतिहास भी उठाकर देखना चाहिए। चाइना किसी का विकास नहीं करता। चाइना अपने स्वार्थ के अलावा किसी का नहीं सोचता। 1971 में वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार था। आज आपको लग रहा है वो आपके साथ है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। 71 और 47 तो ठीक है, बंटवारे का टाइम है, लेकिन हम एक मुल्क रहे हैं, एक जैसा कल्चर है हमारा। बांग्लादेश और बंगाल में एक जैसी भाषा बोली जाती है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा सब कुछ है। पश्चिम बंगाल में ढेरों मुसलमान हैं और बांग्लादेश के अंदर ढेरों हिंदू रह गए थे। अब अगर बांग्लादेश के अंदर इस तरह की घटनाएं होंगी तो असल में नुकसान तो बांग्लादेश का ही होगा। और यही वजह है कि वहां की जो मेन पार्टीज हैं, चाहे वो बीएनपी हो और चाहे अवामी लीग हो, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता हमेशा बनाने की हामी रही है। और बांग्लादेश की आवाम का बड़ा हिस्सा भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। लेकिन एक तरफ हमारे देश की सरकार है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर चुप रहती है, अल्पसंख्यकों से नफरती बयान जब आते हैं तो भी चुप रहती है, जिसके बहुत सारे मंत्री संतरी खुद मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं और ऐसा करके हमारी इमेज खराब करते हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में ऐसी पार्टियां हैं जो पार्टियां लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काती रहती हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिली जुली हैं। भले उनका आवाम में कोई समर्थन नहीं है, लेकिन अमेरिका के समर्थन से शेख हसीना को हटाने के बाद अब चाइना की गोद में बैठकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बेसिकली बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नुकसान लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश को होना है। ऐसा नहीं है कि वहां सरकारों के विरोध खत्म हो गए हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बीएनपी जो वहां की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका जुलूस था और अच्छा खासा जुलूस था। मैंने बताया कि 15-20% उनको भी वोट मिलते रहे हैं। अवामी लीग को भले इन्होंने बैन कर दिया है, शेख हसीना को चुनाव लड़ने से रोक दिया है, शेख हसीना बांग्लादेश में जा नहीं सकती क्योंकि उनके खिलाफ सजाए मौत की सजा आ चुकी है, लेकिन अवामी लीग के सपोर्ट करने वालों की आज भी बांग्लादेश में कोई कमी नहीं है। और मौका मिलते ही वो लोग उठ खड़े होंगे। मोहम्मद यूनुस कितने दिन तक सत्ता में बने रहेंगे, कट्टरपंथी कितने दिन तक सत्ता में बने रहेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। कल को एक और जलजला आएगा तो ये सारे लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां थे, और फिर से एक बार बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। और जब वो गवर्नमेंट होगी तो मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन अभी तो जैसा कि विदेश मामलों की संसदीय समिति ने बताया है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं वो भारत के लिए 1971 के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ लगातार मजबूत हो रहा है, चीन और पाकिस्तान का असर बढ़ रहा है, और अवामी लीग के लीडर्स को जो बाहर कर दिया गया है, जो देश छोड़कर चले गए हैं या जेलों में चले गए हैं या जिनको मार दिया गया है, उसकी वजह से अवामी लीग वहां कमजोर तो हुई है, उसका असर जो थोड़ा कम हुआ है, इन सब की वजह से बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मैं नहीं जानता कि बांग्लादेश तक मेरे वीडियोस पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगर बांग्लादेश तक मेरे वीडियो पहुंच रहे हो तो वहां के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जरा देखें कि दुनिया में जहां भी कट्टरपंथ आया उनके क्या हालात हुए।
इवन पाकिस्तान के हालात देख लें कि कट्टरपंथ ने पाकिस्तान का कितना भला किया है, कितना बुरा किया है। हम अपने देश में जो कट्टरपंथ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार सारे रिस्क उठाकर लड़ रहे हैं। आप भी अपने देश में कट्टरपंथ को मजबूत ना होने दीजिए, क्योंकि कट्टरपंथ अगर मजबूत हुआ तो वो सबसे बड़ा दुश्मन अपनी ही आवाम का होगा। हमारा फर्ज है अपने अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना। आपका फर्ज है कि आपके यहां जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी आवाज उठाएं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को मजबूत ना होने दें, हावी ना होने दें, जो धर्म के आधार पर हिंसा फैलाकर देश पर राज करना चाहे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.